नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना के संकट के बीच एक और बड़ा संकट आ गया है, म्यूकरमाइकोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना के रोगियों में फैल रही है और इससे मौत भी हो रही है। स्थिति ज्यादा गंभीर इसलिए है कि कई मौतें जो हैं वो अस्पतालों के भीतर हुई। ये कौन सी बीमारी है, ये क्यों हो रही है और इससे मौत क्यों हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक थ्योरी ये दी जा रही है कि जो स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, उनके चलते इस बीमारी को बढ़ावा मिल रहा है। क्या ये सच है? लेकिन इसके साथ ही मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि दुनिया भर में अब ये बात साबित हो गई है कि स्टेरॉइड्स जो हैं, एकमात्र जीवन रक्षक दवा है और पूरी दुनिया में इसका प्रयोग होने लगा है। भले ही इस बात पर विवाद है कि डोज़ बड़ा हो, छोटा हो, कब शुरू करें। कुल मिलाकर के थोड़े बहुत विवादों के बावजूद ये जो पूरा मामला है वो तय हो चुका है। तो फिर स्टेरॉइड लेना है तो क्या उसके बाद म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है? जो म्यूकरमाइकोसिस है उसको ब्लैक फंगस डिजीज भी कहते हैं। क्या ये नई बीमारी है? इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने आज आमंत्रित किया है डॉक्टर हेमशंकर शर्मा को। डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और चले जी। मैं ये बता दूं कि डॉक्टर शर्मा जो हैं भागलपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मेडिसिन विभाग के हेड हैं और कोरोना रोगियों की लगातार सहायता कर रहे हैं, मतलब इलाज कर रहे हैं सीधे हॉस्पिटल में जाकर। और वो खुद भी कोरोना से पीड़ित रह चुके हैं। तो डॉक्टर शर्मा, मैं सीधा सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि ये म्यूकरमाइकोसिस जो बीमारी हो रही है, वो जो है वो बिल्कुल नई बीमारी है या ये बीमारी पहले से थी? और ये कोरोना के रोगियों को क्यों हो रही है? चले जी, म्यूकरमाइकोसिस माइकोसिस यानी फंगल डिजीज है। और म्यूकर है कि इसके जो लक्षण होते हैं वो गोल गोल रहते हैं थोड़े। म्यूकरमाइकोसिस एक पुरानी बीमारी है, ऐसा नहीं है कि कोई ये नई बीमारी है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन देखे जाते हैं, खासकर वैसे कंडीशन में जहाँ पर इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो जाता है। इनको हम इम्यून सप्रेशन के स्टेज बोलते हैं। और ज़ाहिरी तौर पर एक बात होती है कि जो हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर स्टेरॉइड्स का बेजा इस्तेमाल किया जाए या नॉन जस्टिफाइड इस्तेमाल जिसको कहते हैं किया जाए, तो शरीर की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी, वो घट जाती है। और ऐसी अवस्था में फंगल इन्फेक्शंस जड़ जमा सकते हैं और जमाते हैं। म्यूकरमाइकोसिस जो क्लास है वो कई प्रकार का होता है। दो प्रकार जो देखने में आता है, उसको एक को कहते हैं राइनो सेरेब्रल। राइनो मतलब ये नाक के आसपास की बात है, सेरेब्रल मीन्स ब्रेन में, यानी ये नाक के आसपास के जो साइनसेस है हमारे पास, नाक के छिद्र होते हैं, इनसे हवा अंदर जाती है और इससे होकर ये प्रवेश करते हैं अंदर की तरफ, साइनस में जमते हैं, उनकी झिल्लियों को कड़ा करते हैं, मोटा करते हैं, वहाँ पे ग्रोथ बनता है इनका। ये अपनी कॉलोनीज बनाते हैं और इनकी कॉलोनीज जो है वो डिवास्टेटिंग कॉलोनीज होती है। डिवास्टेटिंग मतलब है कि वो जो झिल्लियाँ होती है म्यूकस की, उनके नीचे सब म्यूकस है, उनके नीचे के जो लेयर्स है वो हड्डियों तक को गलाने की क्षमता रखती है। इसलिए अगर बढ़ी हुई अवस्था में राइनो सेरेब्रल यानी नाक से होते हुए ब्रेन की तरफ जो जाती है, उसमें ज़्यादातर आपको या तो इस पूरे एक तरफ दाहिने या बाएं साइनसेस में होंगे, तो यहाँ आपको एक कड़ापन का अनुभव होगा, जलन होगा, बुखार होगा, एक सेंस ऑफ परस्थीसिया बोलते हैं उसको, यानी अजीब सा सेंसेशन होगा। इसके आगे चल के स्वेलिंग हो सकती है, लालीपन आ सकती है और नाक से यूनिलैटरल या बायलैटरल दोनों तरफ से ब्लीडिंग हो सकती है, जिनको हम लोग एपिस्टैक्सिस या नाक से रक्तस्राव कहते हैं। ये जो रक्तस्राव है, ये आपके आते जब आते हैं इस अवस्था में, जहाँ कोविड का इलाज हम लोग जानते हैं ज़्यादातर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल हम लोग कुछ जल्दी ही दे देते हैं, करते हैं, जो उस पर मैं आऊँगा चर्चा पर बाद में। बेजा इस्तेमाल की वजह से ही ये ज़्यादातर होता है। दूसरा प्रकार होता है, उसको पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, जो फेफड़े में होता है। ये दो प्रमुख प्रकार के हैं। इनके अलावा या तो वो किडनियों में हो सकता है, जिनको आप रीनल म्यूकरमाइकोसिस बोल सकते हैं। उसके अलावा वो स्किन पर होता है, जो क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस है।
या पार्ट ऑफ इंजुरीज या जख्म कहीं है उस पर भी हो सकता है ये। तो विभिन्न दो अलग अलग प्रकार के हैं। दो मुख्य प्रकार मैंने आपको बताया, राइनो सेरेब्रल और पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। ये दोनों ही इस अवस्था में ज्यादा होती है। अब मैं यहाँ दूसरा मैं रोकूंगा डॉक्टर साहब, और ये एक बीच में सवाल करना चाहूंगा कि दिल्ली में भी हमने देखा और उत्तर प्रदेश के एक दो शहरों में भी देखा कि अस्पताल में जो रोगी भर्ती थे उनको ये हुआ और उससे मौत हो गई। तो क्या इसका इलाज असंभव है? क्या इसका इलाज नहीं हो सकता? अगर ये बहुत पुरानी बीमारी है तो इसका इलाज भी तो कुछ होगा। शैलेश जी, ये ऐसी बात नहीं है कि इलाज असंभव है। ये इलाज है। जब बीमारी की जड़ मुझे मालूम है तो इसका इलाज भी मालूम है। देरी इसमें ये होती है, 2 वजह मैंने बताई। एक वजह जो आपके स्टेरॉइड्स के बजाय इस्तेमाल, इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और खासकर वैसे व्यक्तियों में जिसमें डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ खुद में ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। तो डायबिटीज़ स्टेरॉइड की वजह से आ सकती है, कोरोना की वजह से आ सकती है, जो उनके बीटा सेल्स अफेक्टेड हो जाते हैं कोरोना में। उसके बाद हमारी इंसुलिन की कमी होती है, दिक्कतें होती हैं, और डायबिटीज़ का प्रकार आता है। तीसरी बात इसमें होती है कि अगर ऑक्सीजन का बेवजह इस्तेमाल किया जाए, ऑक्सीजन को प्रॉपरली ह्यूमिडिफाई नहीं किया जाए और ज़रूरत से ज़्यादा दिया जाए, तो नाक की पपड़ियाँ सूखने लगती हैं। और इन सूखने की वजह से भी फंगस के इन्फेक्शन जो दो सोर्स से आ सकते हैं, ऑक्सीजन के पाइपलाइन सोर्स से आ सकते हैं, या ऑक्सीजन के जो फ्लो मीटर होते हैं जिनका पानी नहीं बदला गया हो, वहाँ से आ सकते हैं। जब आने के बाद आपके ये लक्षण आए, इसमें बुखार हो सकता है, नाक से रक्त का स्राव हो सकता है, तो हम डायग्नोसिस करते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में इसको निकाल के उसकी जांच करते हैं जहाँ हमें फंगस दिख जाती है। उसके अलावा सीटी स्कैन या एमआरआई करके इसको जांच करके देखा जा सकता है, और ईएनटी विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। इसमें एक में हम लोग राइनोस्कोपी भी करते हैं, यानी नाक में से एक नली डालते हैं और उसे डालकर आप फंगस को देखते हैं, सैंपल लेकर जांच कर सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस का इलाज जो सबसे कॉमन इलाज हमारे पास है, एम्फोटेरिसिन बी दवा है, जो बहुतायत से हमारे पास मिलती है। इसका इस्तेमाल वैसे क्षेत्रों में जहाँ कालाजार पनपा हुआ था, खासकर बिहार और झारखंड जैसी जगहों में, हमने एम्फोटेरिसिन बी की वजह मदद से, उसकी वजह से हमने लगभग कालाजार पर काबू पा लिया है। ये एम्फोटेरिसिन बी जो दवा होती है, ये कुछ लंबे समय तक इसमें दी जाती है। कालाजार में उसके 10 दिनों की दवा होती है प्लेन, या लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी होती है जो सिंगल डोज देते हैं। हम इस अवस्था में भी म्यूकरमाइकोसिस में लाइपोसोमल एंटीबॉडीज के साथ जो आती है एम्फोटेरिसिन बी, वो हम लोग दे रहे हैं। हमने शुरुआत कर दी है। पूरे भारतवर्ष में दवा पूरी तौर पे उपलब्ध हो गई है। हमारे बिहार में भी इन दवाइयों की करीब 6000 वाइल्स आ चुकी हैं और भी आने वाली है। एक सिंगल डोज की कीमत, ऐसे तो दवा बाजार में मिलती नहीं है, लेकिन अगर कीमत आंकी जाए तो लाख रुपए से ऊपर की आती है। ये दवा सरकार मुफ्त में उपलब्ध करा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। ये एक अच्छी बात होती है। इसके डोज कैलकुलेशंस के हिसाब से इसको दिया जाता है। अगर लाइपोसोमल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो प्लेन एम्फोटेरिसिन बी भी आप दे सकते हैं, या दो और दवाइयां हैं, ओसिकोनाजोल आप 300 मिलीग्राम ओरल या इंट्रावेनस, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन चूंकि एम्फोटेरिसिन बी हमारे पास उपलब्ध है आसानी से, इसलिए हम लोग एम्फोटेरिसिन बी को प्रेफर करते हैं। देखा गया है कि दवाइयाँ कुछ लंबे समय तक इसमें दी जाती हैं, और अगर प्लेन एम्फोटेरिसिन हम लोग देते हैं तो हम लोग 1 महीने या उससे भी ज़्यादा दिनों तक, कई केसेस में देखा गया कि 3 महीने तक लगातार दवा देनी होती है। तो दवाओं के साइड इफेक्ट भी होते हैं। इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है। इन दोनों का ध्यान रखते हुए चलना होगा। खासकर एम्फोटेरिसिन बी में शुगर का लेवल बढ़ता घटता है, उसका ध्यान रखना होगा। ये डायबिटीज को कम भी कर सकती है या डायबिटीज को बढ़ा भी सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि इसका इलाज संभव है, हालांकि बहुत कीमत ज़्यादा है, महंगी इलाज है, लेकिन तब भी अगर सरकारें मदद कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये राहत की बात है। लेकिन आपने एक मुद्दा जो बीच में जिसकी आपने चर्चा की वो थी, वो ये है कि स्टेरॉइड्स का बेजा इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल, इसका क्या मतलब है? इसको ज़रा एक बार अगर आप ठीक से समझाएं तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को मदद मिल जाएगी।
शैलेश जी, जब वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो पहले 3 दिन उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। जब वो छुपा हुआ रहता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में या गले के सेल्स के अंदर में, तो वहाँ वो बढ़ता है, मल्टीप्लाई करता है। ये वायरस मल्टीप्लिकेशन का टाइम चौथे दिन से ज़्यादा हो जाता है। चौथे दिन से 10वें दिन तक इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है। यानी हम कहें कि जो वायरस जो बढ़ते हैं तेज़ी से, वो उनके बढ़ने की प्रक्रिया 4 से लेके 9 दिनों तक के आसपास, 10 दिन के अंदर ही ज़्यादा होती है। अगर हमको आप एंटीवायरल का इस्तेमाल करेंगे तो इसी पीरियड में करना होगा। स्टेरॉइड्स जब ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं शुरुआती फर्स्ट वीक में, अगर आपको देखा आपने कि ऑक्सीजन सैचुरेशन मरीज का बिल्कुल मेंटेन्ड चल रहा है, स्टेरॉइड्स की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी ज़रूरतें नहीं है स्टेरॉइड्स की। प्रथम सप्ताह में स्टेरॉइड हम लोग वहीं इस्तेमाल करते हैं जहां मरीजों में तेजी से बीमारी फैली, सीरियस हो गए और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो वायरस गले में था, ऊपरी सतहों पे था, वो नीचे खिसक के लंग्स में पूरी तरह से फैल गया, निमोनिया तेजी से बढ़ गया। ऐसी अवस्था में ही हम लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं हमारी तरफ मेरा यहाँ एक सवाल ये होगा कि मैं दिल्ली में देख रहा था, लखनऊ में भी देख रहा था कि HRCT, जिससे कि आसानी से ये पता लगाया जाता है कि लंग्स का कितना इन्फेक्शन है, वो जो है उसको कॉल करने पे वो 2 दिन के बाद का टाइम देते थे और फिर रिपोर्ट देने में भी 1 दिन लगा लेते थे। तो जाहिर सी बात है कि 3 दिन तो जो कोरोना है उसमें बहुत बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अगर आप पीक पे हैं तो 3 दिन में तो वो काम तमाम कर देगा आपका। शैलेश जी, जहाँ तक काम तमाम करने की बात है, आपको HRCT अगर प्रथम 3-4 दिनों में कराएंगे तो शायद आपको कुछ भी ना मिले, बिल्कुल। जबकि बीमारी रहेगी वहाँ पर। ये प्रकट होने में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जब ये पकड़ता है, यानी जब फेफड़े में आप निमोनिया के विभिन्न प्रकार या फाइब्रोसिस के चेंजेस देखते हैं, इसको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी हम लोग सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में कहते हैं। ये सारी चीज़ें प्रकट होने में लगभग 5 दिनों का समय ले लेती है। कभी भी HRCT का इस्तेमाल जिस दिन प्रथम लक्षण आवे उसके 1-2 दिनों के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फायदा नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके HRCT नॉर्मल हो जाएंगे और वस्तुतः बीमारी अंदर में बढ़ रही होती है। इसलिए जब तक चौथा या पांचवा दिन ना निकले, आप कृपया HRCT की जांच न करावें। रही बात HRCT की, उसमें समय ज़्यादा नहीं लगता है, भीड़ जरूर है, हर जगह भीड़ है। एक HRCT करने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है और मैंने एक सिस्टम यहाँ बना दिया है कि आप HRCT करो और सीधा सीधा हमारे मोबाइल में डाउनलोड कर कर भेज दो, मैं उसको पढ़ लूँगा। तो जो हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स है यहाँ पर, एक फ़ायदा हमारा है, मैं नोडल ऑफिसर हूँ यहाँ का, हमारे जो असिस्टेंट नोडल ऑफिसर्स हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया अपने रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड से, जब आप HRCT करते हो अगले मिनट आप मेरे मोबाइल पर भेज दो, मैं मोबाइल में उसको पढ़कर देख लूँगा, आप अपनी रिपोर्ट बनाना। तब तक मुझ मेरा आकलन आ जाता है कि बीमारी कितनी है, कहाँ तक फैली है। एक देख कर जो अंदाज़ा लगता है कोराइड स्कोर का, कहाँ कहाँ फेफड़े के किस हिस्से में, किस लोब में कितनी प्रतिशत बीमारी है, एक अंदाज़ा उससे हो जाता है कि बीमारी का फैलाव कितना है। बहुत आसानी से हमारे मोबाइल में आ सकता है और अगर हम इन नेट्स का इस्तेमाल करें तो बहुत जल्दी हम जान सकते हैं कि क्या है। वहाँ हमें कम से कम वो समय की बचत हो जाती है कि आप फिल्म लाओ, रिपोर्ट लाओ, 1-2 दिन ज़रूर उसमें लग जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग चले डिजिटलाइज़ करके, तो डिजिटल एक्स-रेज़ का कन्वर्शन हमारे मोबाइल में आता है, व्हाट्सएप पे आता है। हमें मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं उसको देखने में। बहुत ही आसान प्रक्रिया है और बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे ये भी करूँगा कि अगर माइकोसिस का जो है वो इलाज है, तो फिर अस्पतालों में क्यों मौत हुई? और दिल्ली में, तो मैं अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा महत्वपूर्ण अस्पताल है, बहुत उसका उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत सारे लोग वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ 6 मरीजों की एक ही दिन में मौत हो गई, 1 या 2 दिन में। अरे जी, मैंने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस ऐसी प्रक्रिया है कि जो अंदर रहती है और जब तक आप ज़ाहिरी तौर पे शक के आधार पे ना जाए, जब तक आप शक न करें, तब तक आप इसको डायग्नोज़ नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो बुखार आ रहा है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। आपको लगता है बुखार आ रहा है, ये चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से है, जबकि बुखार आने की वजह म्यूकरमाइकोसिस और उससे
पैदा हुई इन्फेक्शन भी हो सकती है। ये चूंकि साइनस के अंदर में है, हड्डियों के भीतर चली जाती है और लंग्स के अंदर जाती है। आपने अगर नहीं देखा तुरंत, उसको आपने शक नहीं किया, तो आपके लिए डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेट डायग्नोसिस होने से, मैंने कहा कि फंगस बहुत जल्दी नहीं सुनते हैं, स्टबॉर्न डिजीज कहा जाता है इनको, समय लगता है इनके रिस्पॉन्स में। इसलिए लाइपोसोमल जो एंटीबॉडी करेक्टेड है, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग इन इनिशियल फेजेस। आप ये इतने तेजी से बढ़ते हैं, मैंने बताया कि हड्डियों तक को गलाते हैं। इसमें एक्सटेंसिव सर्जरी भी करनी पड़ सकती है आपको, इस पूरे क्षेत्र की काट के। सर्जरी के साथ आप दवाइयां देंगे, दोनों काम करेंगे। और ये जो तेजी से ग्रो करते हैं, और खासकर अगर डायबिटीज बढ़ा रहेगा, ऐसी अवस्था में इनका इन्फेक्शन बढ़ता है। साथ में सेप्टिसीमिया यानी इन्फेक्शन जो स्प्रेड करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इनवाइट करता है, तो बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया भी होता है। एक तो वायरीमिया है यानी वायरस फैला हुआ है, दूसरा बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया है तीसरा, और तीसरा ये फंगल इन्फेक्शन खुद है। चौथी बात, एक आपने एकदम फर्टाइल लैंड ऑफ डायबिटीज लगा के रखा है। मरीजों को डायबिटीज हो रही है, या तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या डायबिटीज कोरोना की वजह से हो रही है, जो भी वजह बनती हो, ये चारों इन सब का सम्मिश्रण। तो कहते हैं ना, एक करेला दूजे नीम चढ़ा, तो यहाँ तो कितने प्रकार के नीम और करेले मिल रहे हैं। इसीलिए डायग्नोसिस में थोड़ी देरी होती है। पकड़ने की प्रक्रिया को तेज करने से और दवाइयों को जल्दी से इस्तेमाल करने से शायद फायदा ज्यादा हो और मौतें कम हो जाए। यहाँ एक एक सवाल मेरे मन में ये उठ रहा है कि अभी तक जो मौत रिपोर्ट हुई है म्यूकरमाइकोसिस से, वो तो हॉस्पिटल्स में हुई है, और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला। अभी भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्थिति खराब ही है, वहाँ एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत मुश्किल से लोग प्राइवेट में भी अस्पतालों में ही नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टरों की सलाह पर स्टेरॉइड ले रहे हैं घर पर। कुछ लोग स्टेरॉइड घर पर, स्टेरॉइड के साथ साथ वो ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, घर पर ही रहना पड़ रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, भर्ती नहीं हो सकती। तो क्या ये बीमारी घर पर भी हो सकती है? और घर पर अगर हो जाए तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि डॉक्टर सीधे संपर्क में नहीं है, कोई ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ भी नहीं है जो पेशेंट को दिन में एक बार या दो बार देख रहा हो। और बुखार जहां तक सवाल है, वो तो कोरोना के चलते, कोविड के चलते है ही। तो अब उसके बाद ये म्यूकरमाइकोसिस भी हो गया है, इसको क्या घर पे हो सकता है कि नहीं? और घर में अगर हो रहा है तो इसको अलग से जो पेशेंट है या उसके पर जो उसकी देखभाल करने वाले एक आध लोग हो सकते हैं, वो कैसे समझेंगे? अरे जी, दो तीन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप अगर होम ट्रीटमेंट में हैं, तो स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल न करें। पहले लक्षण जब से आपके शुरू होते हैं, और अगर लक्षण हल्के हैं और आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल नॉर्मल है, तो कृपया स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें पहले 5-6 दिनों में। उसके बाद ही आप स्टेरॉइड का मैं इस्तेमाल मैं करें। ये सवाल जो दूसरी कर रहा बात, हूं मैं ये सवाल जो कर रहा हूं, ये मान के कर रहा हूं डर कि की बात है। डॉक्टर डॉक्टर ने स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया है, पहले 6 दिनों तक उन्होंने सिम्टम आने के पहले 6 दिनों तक नहीं किया है। 6 दिनों के बाद सिम्टम उन्होंने देखा है, उन्होंने HRCT रिपोर्ट भी देख ली है, और कम से कम ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि ऑक्सीमीटर हर घर में है, तो ऑक्सीजन लेवल ट्रैक कर लिया है, और वो ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास आ गया है या उसके नीचे आ गया है। एंड देन HRCT होने में देर हो रही है, तो वो जो है शुरू कर रहे हैं स्टेरॉइड्स, क्योंकि ही नोज की ऑक्सीजन का लेवल अगर 90 तक आ गया है तो इसमें कोरोना का कहीं ना कहीं योगदान होगा। इस समय मैक्सिमम कारण यही हो सकता है, और इसलिए HRCT रिपोर्ट देखे बिना भी उन्होंने स्टेरॉइड प्रेस्क्राइब किया, और जो डॉक्टर का विवेक कह रहा है वो प्रेस्क्राइब किया है। वो पेशेंट है, और उस पेशेंट के सामने ये समस्या है कि वो म्यूकरमाइकोसिस से कैसे सावधान। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ एक ऐसा मरीज है जो पहले से डॉक्टरों के साथ टेली मेडिसिन पर जुड़ा हुआ है, डॉक्टरों ने उसको बताया है। ऐसे मरीजों को ये सलाह दूंगा कि कृपया आईने में अपना चेहरा रोज देखें, और अगर चेहरे के किसी हिस्से में आपको कोई भोतरापन दिखाई पड़ता हो, परस्थीसिया जिसको कहते हैं, अगर यहाँ पे कोई सुन्नपन हो, सूनापन हो जाए, या झुनझुनी जैसी हो यानी चमक जैसी बातें हो, दर्द हो एक बगल में, एक तरफ में, नाक की एक बगल में साइनस ये होता है, ये जो बाहर होती है ये साइनस होती है। यहाँ पर अगर आपको कोई दर्द हो, तकलीफ हो, नाक से अगर ब्लड आया, तब तो कंफर्म ही समझिए लगभग कि ये म्यूकरमाइकोसिस ही होगा। दूसरी बात, ये यहाँ से इन्फेक्शन होता हुआ आंख के बीच यहाँ एक नली होती है हमारी, जो आंख से आंसुओं को नाक में ले जाती है।
इनसे होता हुआ वो फंगस जो है वो आँख में चला आता है, आँख लाल होने लगती है। अगर आपकी आँख एक तरफ लाल होने लगे तुरंत, और आप इमीडिएटली उसको खबर करिए अपने डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरी आँख लाल हो रही है, चेहरे में एक तरफ सूजन आ रही है, मेरे चेहरे में झुनझुनाहट हो रही है, परेस्थीसिया हो रही है, मुझे सनसनी लग रही है चेहरे पे, या नाक से ब्लड आ रहा है या डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है। कोई डिस्चार्ज आ सकता है, नॉन ब्लीडिंग डिस्चार्ज हो सकता है, बिना ब्लड मिक्स। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपको दिखती हो, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें, या नहीं तो आप स्थानीय जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, उसमें जाकर दिखाने की कोशिश करें। आपको बेड मिले, ना मिले, वो जब डॉक्टर देखेंगे और वो समझेंगे कि ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, आपके लिए बेड का इस्तेमाल कहीं न कहीं से वो कर ही देंगे। और अभी पिछले 1 सप्ताह के का मैं आकलन दे दूँ, 1 सप्ताह में हमारा जो ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था तेज़ी से, वो अब नीचे की तरफ झुकना शुरू हो गया है। यानी जो पेड़ खड़ा था, वो अब नीचे की तरफ जाना ट्रेंड उसका शुरू हो गया है। संख्या बल में कमी आनी शुरू हुई है। मैं मानता हूँ कि अगले 15 दिनों में ये संख्या बल काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और जो थोड़ा मॉडिफाइड लॉकडाउन है, इसकी वजह से भी फ़ायदा मुझे लगता है कि दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट जो है घर पर अगर ट्रीटमेंट में है तब भी वो इस बात को समझ सकता है। मैं कुछ दूसरे मुद्दे हैं जिन पर भी थोड़ी-सी बात कर लेना चाहता हूँ। और उसमें से एक बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार ने जो है पहले कहा था कि वैक्सीन जो है 28 दिनों पे लगा लें, सेकंड डोज़, दूसरे डोज़ की बात कर रहा हूँ, पहले डोज़ के 28 दिनों के बाद। वैक्सीन का शॉर्टेज हुआ और इसी बीच ये कहा गया कि नहीं आप अब करीब-करीब 45 दिनों के बाद लगाएँ। और वैसे कोविशील्ड के बारे में तो ऑक्सफोर्ड खुद भी कह रहा था कि 45 दिन से 2 महीने के भीतर लगाएं, लेकिन भारत में उसको शुरू में 28 दिन कहा गया, फिर 45 दिन किया गया, और अब जो नया गाइडलाइन आया है उसमें मैं देख रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि करीब करीब 84 दिनों के बाद, यानी पौने 3 महीने के बाद आइए। और यहाँ तक कि जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको भी कहा गया है कि आप रीशेड्यूल करो। तो बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं कि अगर मैं पौने 3 महीनों के बाद वैक्सीन का दूसरा डोज लूंगा तो कहीं मुझे उसका पूरा फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आ, आपका शक बहुत ही वाजिब है। 2 प्रकार की वैक्सीन हमारे देश में चली, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है। कोवैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, कोवैक्सीन के बारे में है 28 दिन से 42 दिन के बीच में आप लीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो परिवर्तन हुआ है वो कोविशील्ड की वजह से है, जो ऑक्सफोर्ड वाले ग्रुप वालों ने आपको बताया कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। शुरुआती दौर में जो बातें हुई वो भी कि नहीं 28 दिन में लेना है। इसके बाद देखा गया कि नहीं, हमारे जो इफेक्ट हैं, जो प्रोग्रेशन है, हमारा पहले हुआ कि 40% एंटीबॉडी बनती है, अब देखा जा रहा है स्टडीज के बाद कि नहीं 60 से 70% एंटीबॉडीज बन रही है। तो जब हमारी 70% एंटीबॉडीज बन रही है, तो जो सप्लीमेंटल डोज होगी, जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए आती है और उसको देने से हमें बढ़ेगी ये, तो उसका टाइमिंग को बढ़ाने की बात की जाने लगी। और स्टडीज देखे गए 45 दिन, कहीं 60 दिन, कहीं 84 दिन, कहीं 90 दिन, और अब तो बात 6 महीने तक की भी हो रही है। खासकर वैसे व्यक्ति में जो कोरोना ग्रसित हो चुका है, वैसे लोगों को कहा जाता है कि आप 6 महीने तक भी ले सकते हैं। दूसरी बात आपने जो कही कि व्यक्ति घबरा रहा है कि साहब मेरा तो बहुत मुश्किल से नंबर आया था, और नंबर आने के बाद अब कहते हैं लोग वहाँ कि नहीं आप 3 महीने के बाद आओ, बदल गया है गाइडलाइन। उसमें आज फिर एक मॉडिफिकेशन हो गया है कि नहीं, जिनकी लगी हुई है, जिनको डोज के लिए जिनकी बुकिंग हो चुकी है, वो आप ले सकते हो। अब ये प्रक्रिया जो है वैज्ञानिक है, तथ्य हमारे पास कई प्रकार के हैं। पहली बात मैंने कहा जिनको हो चुका है वो 3 से 6 महीने के बीच में लें तो ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन 6 महीने में नेचुरल एंटीबॉडीज घटती भी चली जाती है, इसलिए 6 महीने के अंदर ही उसको हो जाना चाहिए। वो मैक्सिमम स्ट्रेच है उसका। और वैसे लोग जिनको नहीं हुआ है, उनको लेने का जहाँ तक सवाल है, तो मैं कोविशील्ड पर ही फोकस करूंगा, क्योंकि कोवैक्सीन की गाइडलाइन बहुत ही क्लियर है कि उसको आपको 28 से 42 दिन में ही ले लेना है। उस पर स्टडीज और अलग एक्स्ट्रा नहीं हुई है। कोविशील्ड पे बहुत सारी स्टडीज आ गई हैं ऑक्सफोर्ड ग्रुप की, और इंटरनेशनली भी आ गई हैं। अब हमारी मान्यता ये है देखते हुए कि आप 3 महीने के अंदर उसको ले लो, लगभग 3 महीने पर ले लो, या तो 84 दिन हो या 90 दिन हो, लेकिन कृपया 3 महीने के बाद आगे बढ़ाओ मत, उसके भीतर ही ले लो आप। और हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं वो हमने कहा शुरुआत में भी कि
शुरुआत में मैंने ही कहा कि 45 दिन में लो, फिर वो जो स्टडीज आई तो हुआ कि भाई 60 से लेके 3 महीने यानी दूसरे से तीसरे महीने के बीच में आप ले लो। आप देखेंगे कि 4 से 12 सप्ताह ऐसा आ गया एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एनी टाइम बिटवीन 4 to 12 वीक्स आप ले सकते हैं। अभी 12 वीक्स की तरफ ही हम लोग ज़्यादातर चल रहे हैं। आप इसका मतलब ये नहीं निकालें कि वैक्सीन की कमी हो रही है कहीं कहीं रिलेटिवली इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरी ये मान्यता नहीं है। एक वैज्ञानिक तौर पर यह मान्यता है कि आप इस वैक्सीन को 3 महीने के अंदर में ले सकते हैं, उससे आपको फायदा ही होगा और जितना आपकी एंटीबॉडीज बनेगी वो और पुनः और मजबूत होती जाएगी, क्योंकि जो सेकेंड डोज आएगा वो लगभग आपको 85 से 90% तक प्रोटेक्शन देता है। 100% प्रोटेक्शन की बात अभी तक बहुत ही कम वैक्सीन दुनिया में है जो 100% प्रोटेक्शन देती है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अभी। एक उदाहरण दूंगा कि जैसे रेबी पर आप देते हैं, अब रेबीज के लिए देते हैं वो 100% मानी जाती है हम लोग कि साहब ये 100% प्रोटेक्शन है। हेपेटाइटिस बी 100% प्रोटेक्शन की तरफ चलती है, लेकिन बाकी में आपने देखा होगा कि गिने चुने केस मिलते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा क्या करना है, आप वैक्सीन लेने के बाद ये ना समझेंगे कि आप मास्किंग आप छोड़ सकते हैं, नहीं, आपको डिस्टेंसिंग रखनी होगी, आपको सावधानियां रखनी होगी। मास्क इज दी वन सोशल वैक्सीन, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ शुरू से कि मास्क इज आवर सोशल वैक्सीन एंड वैक्सीन इज आवर साइंटिफिक वैक्सीन। आप दोनों मिलाकर चलिए, शायद 100% यानी 100% भगवान की कृपा रहेगी तो आपको फायदा होता रहेगा। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं यहाँ पर कहना यही चाहूंगा कि भारत में दुनिया के कुछ और देशों में भी मैं गया हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग उनके जीवन का हिस्सा है। अगर वो कहीं कोई टिकट लेने जाते हैं, कीमत पैसा जो बड़े मार्केट है उसमें भी पैसा देने जाते हैं, सामान खरीदते हैं, अपने आप लाइन लगा लेते हैं और एक कुछ नहीं तो 2 फीट की दूरी पर तो रहते ही हैं। हमारे यहाँ तो जब तक कंधे से कंधा नहीं मिल जाए, आपके कंधे पे सर नहीं रख दें, तब तक हमारी हमारी दूरी जो है वो खत्म ही नहीं होती। पता ही नहीं चलता है कौन किसके ऊपर चढ़ा हुआ है। और अभी भी जब सब्जी वब्जी लेने के लिए जहाँ बाहर जाना पड़ता है तो मैं काफी देर तक खड़ा भी रहता हूँ, और उसके बाद भी खाली होने पे भी 10 मिनट 15 मिनट के बाद जाता हूँ तो देखता हूँ कि पीछे से एकदम ठीक बगल में 1 सेंटीमीटर का गैप देके एक और आदमी आ गए। पता नहीं भारत को इससे कौन बचाएगा। शायद गंगा में बहती लाशों को देख करके लोग इससे कुछ सीख लें तो सीख लें, लेकिन सिखाना मुश्किल है। मास्क भी बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो इसके बगैर चलेंगे। करना चाहिए। मैं चलते चलते आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि पीक आ गया है और केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। बिहार की स्थिति क्या है? पीक वहां आ गया है या अभी आने वाला है? नहीं, हम लोग बिहार में नीचे डाउन स्लॉट की तरफ चल रहे हैं। बिहार में शुरुआत हो गई है, पिछले 3-4 दिनों से हम लोग नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं और बिहार भी अछूता नहीं है। बिहार ने पहले भी आपको दिखाया है कि हमारे यहाँ की रिकवरी रेट कंट्री में हाईएस्ट आती थी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी टीम है लगी हुई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दूरी बनाते हुए, मैं कहूँगा पुनः एक बार, मैं हमेशा वो कंधे वाली बात पर एक बात हमेशा कहता हूँ कि भाइयों, इतना कंधा मत सटाना कि आगे देने वाला कंधा भी ना मिले, क्योंकि जब कोरोना की मौत होती है तो घर वाले भी नजर नहीं आते हैं। बाप बेटे को नहीं कंधा देता है, बेटा बाप को नहीं देता है, इसलिए ये लाशें कहीं शायद गंगा जमुना में दिखती हैं, इसलिए कि लोग परेशान हो जाते हैं। मैं यथार्थ की बात करता हूँ, जमीनी हकीकत की बात करता हूँ। मैंने देखा है पिछले 1-1.5 सालों में माँ मर गई, बॉडी पड़ी रही, बच्चे नहीं आए। बड़े बड़े लोग थे, कोई छोटा आदमी नहीं था। पिता का डेथ हो गया, बच्चे आए ही नहीं पूछने के लिए। बच्चे का डेथ हो गया, पिता नहीं आया पूछने के लिए। तो ऐसा मत करो मेरे भाई, तुम मास्क लगाओ, डिस्टेंसिंग लगाओ, वैक्सीन लो, आगे आओ। युवा मेरे साथियों का आह्वान करता हूँ जो 18 से 44 वाले हैं कि आगे आइए, और कोई इलेक्शन की बात नहीं है, वैक्सीन की बात है। वैक्सीन लगाइए और अवश्य लगाइए। यही हमें, जब तक हम 50% क्रॉस नहीं करेंगे वैक्सीनेशन का, अभी तो हम 3% 4% पर हैं सर, हम लोग 5% के नीचे। जब तक हम 50% क्रॉस नहीं करेंगे, 60% टच करेंगे, तो हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के साथ कोरोना पर विजय पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। आपने वेस्टर्न वर्ल्ड की बातें की, यूएस की बातें की, वहाँ मास्क हट गया है, लेकिन वहाँ बहुत शिद्दत से लोगों ने डिस्टेंसिंग की है और वैक्सीन लिया है। 100% वैक्सीन की तरफ वो लोग करीब करीब जा चुके हैं। हम लोग भी जाएंगे, आप घबराइए नहीं। शैलेश जी, मैं जानता हूँ हमारे जो युवा हैं वो आगे आएंगे और वही प्रेरित करेंगे सबको और वैक्सीन दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिल जाएगी और जो म्यूकर माइकोसिस और जो बाकी सारी चीजों को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के उनके भीतर डर था वो खत्म हो जाएगा। तो दर्शकों, आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करते हैं। हम अभी बात कर रहे थे भागलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और मेडिसिन के हेड और उसके साथ साथ कोरोना के नोडल ऑफिसर यानी भागलपुर जिले में कोरोना का जो इलाज हो रहा है और जो उसकी सारी कार्रवाई हो रही है उसकी देखरेख का जिम्मा है। और जाहिर सी बात है कि हजारों की संख्या में कोरोना रोगियों का इलाज उन्होंने और उनके सहयोगी डॉक्टरों ने किया है, तो उनकी ओर से जो जानकारी आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इन पर ध्यान रखेंगे। एक बात चलते चलते जरूर कहूंगा, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की दूरी जो है वो जरूर से जरूर अपनाएं, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें। 6 फीट की दूरी को तो हमेशा के लिए हिस्सा बना लें। कंधे से कंधा मिलाने की, दूसरे के कंधे पर अपना सर रखने की जरूरत नहीं होती है। खरीदारी उसके बगैर भी हो जाती है, 2-4 मिनट आगे पीछे होता है। अगर ये करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई डॉक्टर और कोई सरकार आपको पूरी तरह से नहीं बचा सकती, कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकती। और अगर कोरोना को फैलने से नहीं रोका जा सकता तो गंगा में लाशों का मिलना जो है वो भी बंद नहीं होगा। ये आप पर है कि आप अपने परिवार के लोगों को, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि अस्पताल में छोड़ देना चाहते हैं या उनका दाह संस्कार करना चाहते हैं। सवाल ये है कि अस्पताल में जाएं ही क्यों, ये नौबत ही क्यों आए। यहाँ तक की जो स्थिति है उस पर कदम उठाना आपका अपना आपके अपने पहल से ही हो पाएगा। तो आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।